वो हैं एंटी थायरोग्लोब्यूलिन, ठीक है, एंटीबॉडीज़। इसके अलावा दूसरी जो होती हैं वो होती हैं एंटी थायरॉयड परऑक्सीडेस, एंटी थायरॉयड परऑक्सीडेस, ठीक है। ये आपके जो है एंटीबॉडीज़ होते हैं 2, ठीक है। तो ये आपने इसमें याद रखने हैं। अब इसमें हम पहले कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स, फिर हम इसकी करेंगे मॉर्फोलॉजी याद करेंगे। अब क्लिनिकल फीचर्स में कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा, सबसे पहले तो वो आपको लेबॉर्ट्री जो है ना वो दे देंगे, ठीक है। लेबॉर्ट्री के अंदर जो होगा वो क्या चीज़ होंगी आपकी, T3 और T4 जो है वो कम मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है। अगर हम लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन करते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो वो आपको बताते हैं, ये आपने याद रखना है कि जब हाशिमोटो थायराइडिस स्टार्ट में होता है ना, तो स्टार्ट में क्या होता है, सपोज करिए ये आपकी जो है वो फॉलिकल्स हैं, ये इसके एपिथेलियम है, ठीक है। तो अब एपिथेलियम यहाँ पे है, यहाँ पे आके और जो एंटीबॉडीज़ हैं या फिर जो टी सेल्स हैं उन्होंने जाके डिस्ट्रॉय कर दिया, इस एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन जो बनी बनाई ऑलरेडी इसके अंदर थी, ठीक है, बनी बनाई जो ऑलरेडी T3 T4 थी, वो क्या होती, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती, जो प्रिपेयर थी पहले से, क्योंकि हमारी बॉडी में ये तो नहीं है कि उसी टाइम प्रिपेयर होकर उस टाइम हो जाती है, बल्कि स्टोर भी होती है। जो स्टोर होती है, जो जितनी भी होती है, वो जो है ना वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। तो स्टार्ट में क्या होता है कि आपकी जो T3 और T4 जो लेवल है वो ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और जब ये लेवल ज़्यादा होगा तो जाके फीडबैक देंगे, TSH को कम कर देंगे, ठीक है। तो आपका इनिशियल ये मिलता है, उन्होंने कहना है कि इनिशियल ये मिलता होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे ये सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सब कुछ रिलीज़ हो जाता है, उसके बाद आपकी जो T3 और T4 है वो हो जाएंगे कम, और जब ये फीडबैक देंगे तो TSH लेवल क्या हो जाएगा, इसके अंदर राइज़ कर जाएगा, ठीक है। तो आपके बाद में जो है वो ये मिलता होता है। तो आपके इन्वेस्टिगेशंस में जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टिगेशन आपके पासपोर्ट में लिखी हुई है वो वहीं पे ये लिखा हुआ कि इनिशियल स्टेज, इनिशियल जो होती है, उसके बाद जो है डिलेड फेज़ कौन सा होता है, इनिशियल फेज़ और डिलेड फेज़, ठीक है। ये आपने कर लिया। उसके बाद आपकी अगर हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स की कि पेशेंट जो है वो कैसे प्रेजेंट करेगा, तो इसमें भी आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें जो आपका थायराइड होता है वो लार्ज होता है, ठीक है, और लार्ज होता है, ठीक है। ये कहते हैं मैस इन द नेक, ये भी ऐसा ही कहेंगे नेक में, और साथ साथ में ये भी कहेंगे सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकली इनलार्ज करता है। अच्छा, ये इनलार्ज क्यों करते हैं, अब कुछ सोचें कि T3 T4 जो लेवल है वो कम हो गया है, जब कम हो गया है तो वो कहते हैं TSH को तुम बढ़ जाओ, TSH बढ़ जाएगा, उसने आके फॉलिकल से कहना है कि तुम जो है ना ज़्यादा ग्रो करो, ठीक है, ज़्यादा ग्रो करो। अब एपिथेलियम तो अंदर नहीं है सिंथेसाइज करने के लिए, वो तो डिस्ट्रॉय हो रही है, लेकिन क्या होता है कि आपकी जो ग्लैंड है फॉलिकल्स है वो ग्रो करती हैं, और इनिशियली ऐसे होता है कि ये जो है ना साइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और पेशेंट तभी प्रेजेंट कर लेता है, तो सिमेट्रिकली जो है ना आपका ये इलाज होता है। सेकंड बात जो वो कहते होते हैं हमेशा कि वो होता है, ये होता है पेनलेस, ठीक है, पेनलेस है ये, ठीक है। तो पेनलेस है ये, और सिमेट्रिकली इलाज है, सिमेट्रिकली कह सकते हैं, डिफ्यूजली इलाज है, और मिडिल एज की वुमेन आएगी इसके अंदर। और इसके साथ वो कहते हैं कि पहले जो है ना मुझे मतलब पहले जो वो करेगी थेराटॉक्सिकोसिस के, इसके साइन सिम्टम्स आएंगे अगर बहुत ही पहले आ गई है, ठीक है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद आपकी हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाती है, ठीक है। तो अब इसका जो है ना वो है, इसका रिस्क बढ़ जाता है डेवलपमेंट, किसकी डेवलपमेंट, बी सेल नॉन होजकन लिम्फोमा, ठीक है। तो ये आपका ना एक इम्पॉर्टेंट यूक्यू भी पूछा जाता है या फिर MCQs भी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इसके अलावा ना एक और भी है आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है, पेपिलरी कार्सिनोमा, जैसे थायराइड का ही होता है, वो भी डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने 2 लिख देने हैं। अच्छा, इसके साथ ना आपने एक और बात याद रखनी है कि आपके जो है ना पासपोर्ट पूछ सकते हैं कि इसके साथ कौन कौन सी जो है डिजीज़ एसोसिएट कर सकती हैं। तो मैंने पहले बता दी थी आपको, आप प्लीज़ इसको साथ लिख लें कि आपकी जो है ना डायबिटीज़ मेलिटस हो सकती है इसके साथ, ऑटोइम्यून जो है ना एडिनोलाइटिस हो सकता है इसके साथ, ठीक है। ये अपने एसोसिएटेड जो है ना डिजीज़ होती हैं बॉडी की, और कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा जो होती हैं वो अगर हम बात करें SLE होती है, जो कि हमने पहले बात की थी, ठीक है, और माल्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा जो होता है ना आपका मिस्थेनिया ग्रेविस होता है, ठीक है। और मिस्थेनिया ग्रेविस के बाद जो है ना आपका जोगरेन सिंड्रोम भी इससे एसोसिएटेड हो सकता है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून है। तो मैंने बताया था कि ऑटोइम्यून को भी डिजीज़ होती है तो वो बॉडी में और जाके भी और ऑर्गन्स भी इफेक्ट करती है, और इस तरह से बाकी जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं वो भी आ सकती हैं। तो ये आपने इसके साथ याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं ग्रोथ में हमें जो है क्या नजर आएगा ग्लैंड को अगर हम देखेंगे। तो मैंने पहले बता दिया कि आपको ये डिफ्यूजली होगा, ठीक है, ये पॉइंट लिख देंगे डिफ्यूजली, और सिमेट्रिकली जो है ना वो क्या होगा, इनलार्ज होगा ग्लैंड। इसके अलावा जो आपको ग्लैंड नज़र आएगा वो पेल सा होगा, ठीक है, और ग्रे टैन इन कलर का होगा। इसके अलावा ये जो होता है बहुत फर्म सा होता है, ठीक है, फर्म और फ्राइबल हो सकता है।
लेकिन मोस्टली फर्म होता है ये, ठीक है। तो ये आपने याद कर लिया इसके अंदर। वो जो था ग्रेव डिजीज़ में वो सॉफ्ट था, ये फर्म होगा। अगर हम बात करें इसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर की, इसमें हमें क्या नज़र आती है, ठीक है। उसमें हमें जो मोस्टली नज़र आते हैं, इसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आएगी कि इन्फ्लामेटरी सेल्स जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट की होंगी इसके अंदर। और होते भी कौन सी हैं, मोनोन्यूक्लियर होती हैं, ठीक है। मोनोन्यूक्लियर मतलब एक ही तरह के होंगे, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली टी सेल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इसके अंदर हुई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो वेल डेवलप्ड जर्मिनल सेंटर्स हो गए। तो मैंने बताया था आपको कि TSH है वो नॉर्मल रिलीज हो रही होती है, वो जाके एक्टिवेट कर रही है फॉलिकल्स के, उसके जहाँ पे वो सिंथेसाइज हो रहती हैं। तो इसमें भी वेल डेवलप्ड जर्मिनल सेंटर्स जो होते हैं वो बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम थर्ड बात करें तो जो एपिथेलियम होती है इनकी, एपिथेलियम जो है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। चेंज इस तरह हो जाती है कि उसकी जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ना ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म बन जाता है और इयोसिनोफिलिक होता है, ठीक है, मतलब पिंक कलर का होता है। तो इयोसिनोफिलिक होता है और बहुत ज़्यादा ग्रैन्युलर होता है। इसी हम कहते हैं हर्टल सेल या ऑक्सीफिल सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है हर एक जगह, ठीक है, डिस्ट्रक्शन होगी तो बाद में हीलिंग भी होगी, तो हीलिंग होगी तो एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस भी मिल सकती है। तो इसे हम कहते भी हैं फाइब्रोसिंग वेरिएंट भी कहते हैं। अच्छा, अगर हम आपकी बुक की जो है वो हिस्टोलॉजी पिक्चर देखें तो आप ये और से देखें कि इसमें क्या है कि आपकी हाशिमोटो थायराइडिस तरफ चली गई है। इसमें आपको छोटे छोटे बहुत ज़्यादा सेल्स नज़र आ रहे होंगे, ये बुक में शायद नज़र नहीं आ रहे क्लियरली, लेकिन अपनी बुक पे देखें आप, ठीक है, वहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे बहुत छोटे छोटे सेल्स जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट हुई हुई है। अब इन्फ्लामेटरी सेल्स इन्फिल्ट्रेट हुई है, लिम्फोसाइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा गुस्से में वो मोनोन्यूक्लियर हैं। इसके अलावा आपके जो ये सेल्स हैं ये बहुत ज़्यादा मीन कंबाइन कर गई हैं और बहुत ज़्यादा इयोसिनोफिलिक जो है ना वो डाई कर रहे हैं, मीन पिंक डाई कलर हैं और बहुत ग्रैन्युलर हैं और थोड़े बड़े इनलार्ज हो जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं कि हर्टल सेल्स या फिर ऑक्सीफिल सेल्स कहते हैं, जो कि नॉर्मल सेल्स होता है उससे इनलार्ज मतलब बड़े हो जाते हैं और ग्रैन्युलर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें जर्मिनल सेंटर्स भी जो है ना वो बन जाते होते हैं, जैसे ये छोटा बन गया, ये वाला बन गया, ठीक है, जर्मिनल सेंटर्स बन जाते हैं इसके अंदर और इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट होता है, हर्टल सेल्स इसका फीचर है, ठीक है। तो ये आपने सारे इसके अंदर कर लेने हैं। अच्छा जी, मैंने ना आपको हाइपर और हाइपो दोनों ही करवा दिए और कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। अब आपने करना ये है कि नोट्स कैसे बनाने हैं। आपने करना ये है कि मैंने आपको बताया था आपको सिर्फ और सिर्फ आपने एक पेज पे बनाना है। तो आपने इस तरह से हाइपर और हाइपो लिख के, ठीक है, बाकी आपने इसमें ग्रेस डिजीज़ लिखनी है और इसमें आपने हाशिमोटो लिखनी है मेन, इसे मल्टीनोडल क्वार्टर भी साथ आपने लिख देना है इसके अलावा, ठीक है। और बाकी जो है सिर्फ और सिर्फ नेम करने या फिर थोड़ा बहुत डिटेल आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप बेशक मॉर्फोलॉजी ऐड ना करें, अगर मॉर्फोलॉजी ऐड करते भी हैं तब भी आपकी स्पेस बच जाती है एक पेज के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा आप जो बहुत कम पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल आप साइड पे लिख दिया करें ताकि वो ना आपका अलग से रहे, इतना ज़्यादा ना हो। और आपने हाइपो को फॉर्म में लिखना है तो हाइपो को भी आपने इस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा करके कीटोनिज्म और मिक्सोडीमा भी साथ लिख देना है। ये लिखने के बाद अगर आप बेस्ट ये है आपके लिए कि जो आपने मॉर्फोलॉजी करनी है ना, आप बेशक यहाँ पे लिख दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मॉर्फोलॉजी करने के लिए होता है कि आपको डायग्राम लाजमी जो है ना साथ देखनी पड़ती है, क्योंकि इस तरह से आपका व्यू नहीं रहता। तो आप अपने नोट्स पे हर एक चीज़ लिख दें छोटी छोटी करके, सिवाय मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी आप वहीं से करें जहाँ आपकी डायग्राम है, जहाँ आपकी डायग्राम है आप वहीं पे पॉइंट्स के फॉर्म में जो है ना अपनी स्टिकी नोट्स लगा के वहीं पे लिख दें, ताकि आपका एक व्यू बन जाए कि मेरे अगर सपोज करें कि आपको हाशिमोटो थायराइडिस आ गई है और आपको उसकी जो है ना पॉइंट भूल गए, जैसे ही आपके माइंड में ये डायग्राम आएगी ना उसी वक्त आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा ये जो नोट है, ठीक है, ये क्लिक होगा तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। इसके वरना इसका कोई तरीका नहीं है आपकी मॉर्फोलॉजी याद रखने का। आपकी मॉर्फोलॉजी बहुत वोलेटाइल होती है और बहुत ही ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा भूलती है। तो मेरा आपसे बेस्ट मशवरा है कि आप ऐसे ही करें ताकि आपको याद रहे। और ये काम जो है ना वो अपने साथ साथ करना है, ये नहीं सोचना कि मैं बाद में कर लूँगा। बाद में करने वाले नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम है, तो आपने साथ साथ ये काम कर लेना है।